लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अमरूद की बागवानी करके कमाए अधिक आमदनी। प्रदेश के जिन किसानों ने रजनीगंधा की बुआई की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस अवस्था में फसल की विशेष देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि एक ओर जहां बदला मौसम इस फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो साथ ही कई हानिकारक कीटों से भी फसल को काफी क्षति पहुंचती है। ऐसे में फसल प्रबंधन आप कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला समस्तीपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संचिता घोष से। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है। इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है। पौधा के पास जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है जो कि सिंचाई। अभी के समय में क्योंकि अभी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी
बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स कीट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे है वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूंगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। ये रजनीगंधा का जो डंठल है, ये आप ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में, इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आपको क्योंकि वो पेरिशेबल है, इसलिए जल्दी उसको जयमाला हो, लड़ी हो या फिर अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है और इसके नए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों की चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ HL सगर से। बगीचा लगाना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पौधे निरंतर हमारे देश और प्रदेश से कम होते जा रहे हैं, इनकी कटाई ज़्यादा हो रही है और हम रोपित कम कर रहे हैं। दूसरा, मौसम की बेरुखी के कारण जो परंपरागत हम फसलें ले रहे थे उनमें किसान भाइयों को काफ़ी क्षति हो रही है। यदि आप वृक्षारोपण कर अमरूद की खेती करें तो इससे काफ़ी अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं।
अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। गड्ढा खोदने के पश्चात अब बात आती है किस्मों की, कि किन किस्मों का हम रोपण करें। तो अमरूद में कई बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं। इनमें पुरानी जो हमारी किस्में हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, धारीदार, ग्वालियर 27 इत्यादि, ये बहुत ही अच्छी पुरानी किस्में हैं। इसके अलावा भी और कई किस्में आ गई हैं, हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। तो आप जो भी किस्म का चयन करें, हाइब्रिड का कर सकते हैं, परंतु हाइब्रिड में क्या है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की पौधे पर आवश्यकता पड़ेगी। पौधे खरीदते समय हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश किसान भाई पौधे खरीदते समय ही काफ़ी नुकसान उठा जाते हैं। पौधे हमें विश्वसनीय स्रोत से या शासकीय नर्सरियों से खरीदना चाहिए, और खरीदते वक्त हमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि उसका किस्मों में जो हम नर्सरी से प्राप्त कर रहे हैं उसे संभाल कर रखें, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद आपने जो वैरायटी मांगी है उस वैरायटी को आपने किस्मों में अंकित कराना है, और जब उसमें फल आएँ वो उस वैरायटी के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको लेना चाहिए। अगर उसके अनुरूप ना निकले तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। पौध रोपाई के लिए गड्ढे का आकार 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखें। गड्ढे की गर्मियों में खुदाई कर देनी चाहिए। अगर गड्ढों की खुदाई नहीं की है तो जल्द से जल्द खुदाई करने के 20 दिनों बाद प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद 5 किलो NPK 150 ग्राम की भराई करके पौधे लगाना चाहिए। प्रति गड्ढे के मान से हमें इसमें डालनी होती है। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो क्लोरपेरिफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से भी आप इसमें मिट्टी के मिक्सचर में मिला सकते हैं। रोपित करते समय ध्यान रखें कि गड्ढा हमारा 2 फीट का खुदा हुआ है, उसमें गोबर की खाद, मिट्टी और आप चाहें तो नीम की खली, करंजी की खली 1-1 किलो या कुछ मात्रा में सेंट मिलाकर गड्ढे को भर दें, और भरने के पश्चात पौधा जो हमारा नर्सरी से लेके आए हैं, जो थैली में लगा हुआ है, उस थैली को फाड़ दें। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी-मार्च में कर सकते हैं, और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई-अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। ध्यान रहे कि जो पिंडी पौधे की है वो डैमेज न हो, वो ना फूटे। पिंडी को छोड़कर चारों तरफ से अच्छे उस गड्ढे को दबा दें, ताकि मिट्टी जो पोरस है वो ठीक से दब जाए और बारिश होने पर वहाँ पे गड्ढा ना बने। और मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई तक आप टीले नुमा पौधे के चारों तरफ चढ़ा दें, ताकि बारिश का पानी में जो आएगा, बारिश जो होगी उससे जो मिट्टी नीचे जो खुदी हुई है वो धंसेगी, और धंसने के बाद पौधे के पास गड्ढा ना बने। अगर गड्ढा बनता है तो आपको पुनः फावड़े की सहायता से पौधे के चारों तरफ की मिट्टी खींच के पौधे के पास आपको मिट्टी ऊंची करना है, जिससे पौधे के पास पानी ना भरने पाए। अगर पानी पौधे के पास भरेगा तो एरेशन नहीं हो पाएगी, पौधा आपका सूख सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके पश्चात समय समय पे आप इन पौधों का देख रेख करेंगे तो आपको विदित होगा कि इनके चारों तरफ कई असामान्य पौधे जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं वो उग गए हैं, तो उन्हें भी आपको समय समय पे निकालना नितांत आवश्यक है। अन्यथा जो हमने पोषक तत्व पौधे के लिए गड्ढे में डाले हैं, गड्ढे के चारों तरफ खाद के रूप में डाला है, उस पोषक तत्व को ये अनावश्यक खरपतवार प्राप्त करेंगे और तेज गति से पौधे से भी तेज गति से ये बढ़ेंगे और हमारे पौधे की वृद्धि जो है इससे प्रभावित। बिहार और झारखंड में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुबक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट।
आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं और इसी तरह से कई प्रकार वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरुआ माइट का रहता है। तो वरुआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है जिसमें वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं, उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का, और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बाक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें, इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़िया से बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियां भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं, और हमेशा जब मधुमक्खी में जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से, और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें।
आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि सिंचाई और किसी प्रकार की छिड़काव न करें और खड़ी फसलों व सब्जियों नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो सके। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। तिल की कृष्ण, कालिका, प्रगति जैसी अनुशंसित किस्मों के साथ तिल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का उचित प्रबंध करें। इस मौसम में किसान ग्वार की बुआई कर सकते हैं। ग्वार की उन्नत किस्मों में पूसा 9 बहार, दुर्गा बहार की बुआई करें। मूली की उन्नत किस्मों में पूसा जेतकी की बुआई करें। लोबिया की उन्नत किस्मों में पूसा कोमल की बुआई करें। भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा A4 की बुआई करें। सेम की उन्नत किस्मों में पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 की बुआई करें। पालक की उन्नत किस्मों में पूसा भारती की बुआई करें। चौलाई की उन्नत किस्मों में पूसा लाल चौलाई, पूसा किरण आदि की बुआई करें। बुआई ऊंची मेड़ों पर करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। जल निकास का उचित प्रबंध करें। फसलों में कीटों की सुरक्षा के लिए किसान भाई प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी खोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें विटामिन A का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूलगोभी की पौध तैयार है वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चैनपुर, जिला दुमका के रोशन लाल ने। आपने बांस की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो आज हम लोग जानेंगे कि बांस की खेती कैसे करें और उनसे क्या क्या फायदे उठाएं हम लोग अपने जमीन पे उसकी खेती करके। ये जो है बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके उपयोग को देखते हुए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, इसे पुअर मैन टिम्बर भी कहते हैं और बहुत जगह पे इसको बड़ा भाई के, बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसके करीब दस्तावेज में तकरीबन 500 से ज़्यादा उपयोग है और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे और ही ज़्यादा इनके उपयोग सामने आ रहे हैं। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। ये घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके पौधे एक दिन में तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। बांस के पौधे वायुमंडल में 35% तक ऑक्सीजन का निर्वाह करते हैं।
तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। देश के वो किसान जो बंजर भूमि या जलवायु परिवर्तन से परेशान होकर किसी तरह की खेती करने में असमर्थ हैं, वो बांस की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अभी पूरे विश्व में करीब मतलब 1250 प्रजातियां बांस की है, जबकि हमारे अपने भारत में 136 प्रजातियां हैं। और इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा जो सारी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वो इसमें बहुत समृद्ध हैं। वहाँ पे चूँकि वहाँ की जलवायु यहाँ की बहुत मतलब बांस की बहुत अनुकूल है। हालांकि हमारा झारखंड भी जो है बांस के मामले में बहुत समृद्ध है। और यहाँ पे नेशनल बम्बू मिशन के प्रयास से उनके तहत यहाँ पे बहुत से किसानों के ज़मीन पे और कुछ कम्युनिटी लैंड पे भी बांस की खेती हो रही है। बांस एक ऐसा पौधा जिसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में बांस की 136 किस्मों को उगाया जा रहा है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बालकोआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा पलिडा, बम्बूसा नूतन, डेंड्रोकलामस सख्त आदि प्रमुख हैं। तो इसमें अगर मैं एक बांस मतलब की बात करूं जो कि सबसे सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है बम्बूसा बालकोआ। ये बहुत ही उपयोगी है। इसका जो दीवार होता है मतलब वाल बोलते हैं, बहुत मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आपको बहुत काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं बांस की खेती के लिए पहले कि कहाँ पे लगाया जाए, बांस की खेती कहाँ करें। देखिए अब तो बांस की खेती जहाँ पानी नहीं जमता है वहाँ छोड़ के आप कहीं भी कर लीजिए बांस की खेती। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।